हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपी के बजट के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हाल ही में हमारा अंतरिम बजट केंद्रीय सरकार द्वारा लाया गया था। तो अब अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट भी अपने बजट यहाँ पर पेश करेंगी इसी समय पर। तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा भी ये बजट लाया गया है। अगर मैं इस बजट की बात करूँ तो अगर मैं वित्त मंत्री बोलूँ तो वित्त मंत्री जो है हमारे यूपी के, उनके द्वारा ये बजट लाया गया है, जिनका की नाम है सुरेश खन्ना जी। सुरेश खन्ना जी के द्वारा ये बजट लाया गया है और सुरेश खन्ना जी इसके पहले भी बहुत बार बजट प्रेजेंट कर चुके हैं। ये 5th टाइम था जब इन्होंने बजट पेश किया है। इनके द्वारा 5th टाइम पर बजट पेश किया गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जान लें कि ये वाला जो बजट आया है अभी का यूपी गवर्नमेंट का, ये अब तक का सबसे बड़ा बजट आया है। अब तक का सबसे बड़ा बजट आया है। एक्चुअली में होता ये है कि हर बार जब भी बजट आता है तो जब नेक्स्ट टाइम पर उसमें बजट आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ ऐड ऑन होती जाती है। तो हर बार बजट जो होता है वो नया होता जाता है और बढ़ता जाता है। उसी के तहत यहाँ इस बार जो बजट आया वो भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा बजट यहाँ पर पेश किया गया है। उसके बाद अगर आप जाने तो इसमें सबसे ज़्यादा बात किसकी चीज़ की करी गई है, तो यहाँ पर राम राज्य की संकल्पना की गई है। संकल्पना पर बेस्ड है, इससे केवल रेफरेंस लिया गया है। अगर क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए कि किस कहना चाहिए महाकाव्य को से रिलेट करके हमारा बजट लेकर आए हैं यूपी गवर्नमेंट, तो कोई भी महाकाव्य की बात नहीं करी गई है। बस इतना बोला है कि राम राज्य की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए ही हमको अपना बजट पेश करना है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूँ कि जो यूपी गवर्नमेंट में योगी आदित्यनाथ जी है, उनका सेकेंड टर्म है और उनके सेकेंड टर्म में 3rd टाइम जो है बजट पेश किया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करेंगे, किस सेक्टर में क्या काम किया गया। तो सबसे पहले अगर मैंने बोला है कि अभी तक का सबसे बड़ा बजट है, तो जाहिर सी बात है जो पैसे का एलोकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा किया गया होगा। तो 7.3 लाख करोड़ का यहाँ पर आवंटन किया गया है। पैसों का आवंटन 7.3 लाख करोड़ का यहाँ पर किया गया है और 24,000 करोड़ की नई योजनाएं, 24,000 करोड़ की नई योजनाएं यहाँ पर लागू की जा रही हैं। अब हम अलग अलग सेक्टर वाइज थोड़ा सा देख लेते हैं कि बजट में और क्या क्या बात करी गई है, उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर एरो सिटी की बात करी गई है कि हमको एयर कनेक्टिविटी अच्छी करना है, उसके लिए हमें अलग अलग एरो सिटीज़ डेवलप करनी है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो एरो सिटी का कंस्ट्रक्शन कहाँ पर किया जाना है? लखनऊ में किया जाना है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, लखनऊ में किया जाना है, जिसके लिए 150 एकड़ की ज़मीन का आवंटन यहाँ पर किया गया है। 1500 एकड़ की जमीन का यहाँ पर आवंटन किया गया है। किसके लिए? एरो सिटी के लिए, जो कहाँ पर डेवलप होने वाली है? लखनऊ में, उसके लिए किया गया है। उसके बाद देखिए ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, उसकी भी बात करी गई है। यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लीन एनर्जी की भी बात करी गई है कि एयर कनेक्टिविटी हम प्रोवाइड तो कर रहे हैं, उसके कारण से पर्यावरण को कुछ नुकसान ना हो, तो उसके लिए यहाँ पर 4,000 करोड़ का पैसा आवंटित किया गया है कि हम जो भी काम करें वो क्लीन एनर्जी के तहत करें, ग्रीन एनर्जी के तहत करें। तो ये भी आप लोग डेटा याद रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो अब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि हम ट्रैवल करने जा रहे हैं कहीं पर, तो हम क्या देखेंगे, वहाँ पर हमको होटल्स की सुविधा बहुत अच्छी हो। तो यहाँ पर 7 स्टार होटल्स बनाए जाना है, उसके लिए भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। 7 स्टार होटल्स को भी यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाना है। उसके बाद कुछ हम रैंकिंग भी देख लेंगे, इसमें कौन कौन सी रैंकिंग है। अभी आप लोगों को पता है कि हैदराबाद में एक मीटिंग हुई थी, जहाँ पर एक कहना चाहिए मीटिंग हुई, उसमें एक विंग्स इंडिया करके प्रोग्राम था, विंग्स इंडिया, उसमें उत्तर प्रदेश की 1st रैंक आई है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहाँ पर इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश को 1st रैंक मिली है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक रैंकिंग की और हम बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो आई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें भी यूपी 1st नंबर पे रहा है। ये भी याद रखेंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए भी यूपी 1st नंबर पर रहा है। और उसके बाद एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, जीवन ज्योति, इसमें उत्तर प्रदेश 2nd नंबर पर रहा है। तो ये 3 रैंकिंग्स याद रखेंगे कि विंग्स इंडिया जो कि हैदराबाद में आयोजित किया गया था, उसमें 1st रैंकिंग आई है यूपी की। उसके बाद पीएम जनधन योजना, इसमें भी यूपी ने 1st नंबर हासिल किया हुआ है। और पीएम जीवन ज्योति योजना, इसमें यूपी ने 2nd स्थान हासिल किया है।
ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जब धीरे धीरे डेवलपमेंट हमने करने लगे हैं तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ चीजें रेवेन्यू से रिलेटेड भी होंगी, कुछ एक्सपेंडिचर से भी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हर एक गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो इस बार कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और कितना रेवेन्यू या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना आय और व्यय का जो भी है वो हम सिस्टम इसमें देख लेते हैं। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं कि एक्सपेंडिचर हम यहाँ पर कितना करने वाले हैं, तो अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो वो रखा हुआ है हमने 7.36 लाख करोड़ का। यहाँ पर आप लोग देख लेंगे ये रखा गया है कि हम इतना कुछ एक्सपेंडिचर यहाँ पर भी करने वाले हैं। कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत मेल खाता हुआ ही है, कुछ इसमें पॉइंट्स का भी डिफरेंस आ जाएगा, तो वो आप लोग देख लेंगे हम इसको एक बार। और उसके बाद अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो मैं आपको डायरेक्टली ही डेटा बता देती हूँ रेवेन्यू का। 532,655.93 लाख करोड़, इतना आवंटन यहाँ पर किया गया है ना, करोड़ ही लेके रहने दीजिए इसको, 7.35 करोड़ और इतना करोड़। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का कितना कितना डेटा यहाँ पर मेंशन किया गया है कि हम कुल व्यय कितना करने वाले हैं और यहाँ पर हम राजस्व खाते से कितना जनरेट करने वाले हैं। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, तो इंफ्रा के लिए हम क्या क्या काम कर रहे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम गंगा एक्सप्रेसवे, उसमें हमने पैसा बढ़ा दिया। गंगा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है यहाँ पर, है ना, उसमें हमने यहाँ पर पैसा बढ़ा दिया है। अगर मैं बात करूं कि कितना पैसा हमने गंगा एक्सप्रेसवे में कर दिया, तो 2057 करोड़ यहाँ पर हम गंगा एक्सप्रेसवे के लिए देने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों को पता होगा अयोध्या में हवाई अड्डा बन रहा है, ये हम इसमें लिख लेते हैं एरो सिटी में। अयोध्या में हवाई अड्डा बन रहा है, तो हवाई अड्डा वहां पे भी बन रहा है, और भी 5 जगह हवाई अड्डे बनाने की बात करी गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अयोध्या में जो एक हवाई अड्डा बन रहा है, इसके लिए भी 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, 150 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला है जैसे कि एयर कनेक्टिविटी हमको बढ़ानी है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 5 जगहों पर अलग अलग एयरपोर्ट बना रहे हैं। कौन कौन सी जगह है? सबसे पहले फर्स्ट जगह है अलीगढ़, अलीगढ़ पर बनना है एक। ठीक है, अलीगढ़ है। अलीगढ़ के बाद अगर मैं बात करूं तो एक आजाद नगर है, यहां पर बनना है सॉरी आजमगढ़ है, आजमगढ़ है, अलीगढ़ है, आजमगढ़ है, यहां पर बनने वाला है। उसके बाद हमारा चित्रकूट पे बनने वाला है, चित्रकूट में डेवलप होना है। 5 जगह के नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। उसके बाद मुरादाबाद में बनना है, और लास्ट में जो बनना है मुरादाबाद में बनना है, और उसके बाद श्रावस्ती में बनना है। तो ये 5 जगह पर एयर कनेक्टिविटी के तहत हमको नए एयरपोर्ट्स का निर्माण करना है। कौन कौन सी जगह है? अलीगढ़ है, उसके बाद आजमगढ़ है, देन उसके बाद चित्रकूट है, मुरादाबाद है और श्रावस्ती। यहाँ पर हमको एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, यहाँ पर हम अगर बात करेंगे तो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ रूट जो है, दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ रूट, इसमें भी 914 करोड़ रुपए यूपी गवर्नमेंट खुद से लगाने वाली है। 914 करोड़ यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट खुद लगाने वाली है। पेपरलेस बजट आया हुआ है इस बार का, ये भी याद रखेंगे आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो भी बनने वाला है, उसके लिए भी बात करी गई है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, उसकी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है ना, ये बन रहा है। उसके बाद एक जो बहुत अच्छा कंसेप्ट आया वो है बीडा का, बीडा का कंसेप्ट आया। बीडा का फुल फॉर्म क्या है? बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन, है ना, तो अथॉरिटी। यहां पर ये क्या है? बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी।
जैसे कि नोएडा का गठन किया गया है, एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने की बात करी गई है। वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बीडा का गठन किया जाएगा। बुंदेलखंड का जो एरिया उसमें भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तहत यहाँ पर बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी, जहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज मिल जाएंगी। वहां पर आपको आईटी पार्क भी मिल जाएगा, आईटी सेक्टर की कंपनीज मिल जाएंगी। उसका कुछ गठन तो लखनऊ में ऑलरेडी हो चुका है, और भी बहुत सारी जगह आईटी पार्क्स बनाने की बात करी गई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन्स बनाने की बात करी गई है। उसके बाद यहाँ पर आप याद रखेंगे कि स्किल इंडिया मिशन जो है उसके तहत भी यहाँ पर युवाओं को बहुत ज़्यादा अच्छा रोजगार मिला हुआ है, और यहाँ पर 12.15 लाख युवा जो है उनको ऑलरेडी स्किल इंडिया मिशन के तहत नई नई टेक्निक सिखाई गई है, उनको स्किल्ड किया गया है, इसकी यहाँ पर बात करी गई है। उसके बाद एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए 3 स्कीम्स लेकर आए हैं, वो आप लोगों को याद रखनी है। एग्रीकल्चर के लिए भी एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ कितनी अज्यूम करी गई है, 5.1% की ग्रोथ से एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ने वाला है। और यहाँ पर बताया गया है कि एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम हमको लेके आनी है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम लेके आनी है, जिसके लिए कि हमने 200 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। उसके बाद अगेन हमने 200 करोड़ रुपए कहीं और से उधार न लेके हमने डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक से उधार लिए हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का ही काम करता है और कहीं ना कहीं रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। 200 करोड़ रुपए हमने डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक से ले लिए हैं। और इसके साथ साथ ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ताकि वेदर का पता चल सके, वो भी डेवलप किए जाएंगे, जिसके लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन क्या करेंगे, पहले ही किसान को बता देंगे कि देखिए बारिश होने वाली है, कि ओले गिरने वाले हैं, कि मौसम कैसा रहने वाला है, उसके हिसाब से आप अपने फसल जितनी भी है उनका क्या करें, संरक्षण कर सके और उसकी देखरेख कर सके। ठीक है ना। तो यहाँ इतनी सारी चीजें बजट में बोली गई हैं, और भी छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करी गई है, जैसे कि प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है। कब होने वाला है महाकुंभ, 2025 में होने वाला है। उस महाकुंभ के लिए ही हमने यहाँ पर 2500 करोड़ रुपए यहाँ पर इसके लिए भी रखे हुए, क्योंकि देखिए महाकुंभ होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आ जाते हैं, तो उसके लिए उनके रहने की व्यवस्था, उनके लिए शौचालय वगैरह की व्यवस्था, उसके बाद उनको धार्मिक मार्गों पर कहीं परेशानियां ना हो, तो उसके लिए प्रयागराज में महाकुंभ के लिए भी हमने यहाँ पर पैसा आवंटित कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और याद रखेंगे कि मेट्रो स्टेशन का भी गठन हो रहा है, आगरा मेट्रो और कानपुर मेट्रो, इनका भी गठन हो रहा है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि मेट्रो स्टेशंस का भी गठन किया जा रहा है, ताकि वही है कि बाय द टाइम लंबे समय तक हम थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी पर फोकस करके जो भी हमको अचीव करना है वो हम कर सके, क्योंकि जब हम एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इतना ज़्यादा लगा रहे हैं तो उसका हमको कुछ % तो यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है। अब देख लेते हैं और किस कोई स्कीम लाई है गई है क्या। तो जैसे कि जो नॉर्मल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे कि उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना जिसमें कि एलपीजी सिलेंडर्स दिए जाते हैं ना, तो उज्ज्वला योजना के तहत यहाँ पर 2200 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि लोगों के घर एलपीजी सिलेंडर पहुंच सके, ताकि महिलाओं को जो शारीरिक परेशानी होती है या महिलाओं को जो भी कैंसर वगैरह की समस्या होने लगती, दमा की कंडीशन आने लगती है, तो वो सारी कंडीशंस कहीं ना कहीं यहाँ पर रिजॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर उज्ज्वला योजना के लिए भी बात करी गई है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो आती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पहले उत्तर प्रदेश जो था इस कंडीशन में 14th नंबर पे रहता था, लेकिन अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई उसमें उत्तर प्रदेश ने 2nd रैंक हासिल कर ली। 14 से 2nd नंबर पर उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश में वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। उसके बाद पीएम कुसुम योजना जो है उसके तहत भी लाभ पहुंचाया जा रहा है, पीएम कुसुम योजना उसके तहत भी लाभ पहुंचाया जा रहा है किसानों को। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनको ही यूपी गवर्नमेंट आगे लेकर के चल रही है, और उनमें ही कहीं ना कहीं पैसों का आवंटन जो है वो बढ़ाती जा रही है, ताकि आगे आने वाले समय में ये देखिए अभी मैंने आपको बताया ना 24,000 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर काय के लिए लगाए गए हैं, ताकि अलग से कुछ नई योजनाएं हम यहाँ पे डेवलप कर सके। जैसे कि ये हमने 3 सेक्टर्स योजनाओं की बात कर ली, हम कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये इस तरह से पूरे बजट में यही सारी बातें करी गई है। तो पीएम कुसुम योजना बता दी मैंने आपको, बोला डिफेंस कॉरिडोर्स भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। यहाँ पर
रैपिड मेट्रो स्टेशंस भी बनाए जाएंगे, ताकि मैंने आपको कल ही बताया जैसे कि छोटे डिस्टेंस में ट्रैवल करने के लिए छोटी ट्रेन चलाई जाएंगी, बड़ी ट्रेन वहाँ पर रुकेंगी नहीं तो उनका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग कॉरिडोर्स का गठन किया जाएगा। मेनली इस बार फोकस ज़्यादातर हमारा एयर कनेक्टिविटी पे है, ताकि एयरपोर्ट्स अच्छे से बन जाए। हमने राम राज्य की संकल्पना ली है, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पर एक हवाई अड्डा भी बना रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा भी बना रहे हैं, और 5 जगहों पर और हवाई अड्डे बनने वाले हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इस बार के बजट में कहीं ना कहीं बोली गई हैं। कितना पैसा क्या आवंटित किया गया मैंने आपको वो भी बता दिया है, ताकि आपको याद रहे कि कितना कितना पैसा कहाँ पर लगा हुआ है। आप याद रखेंगे कि एक्सपेंडिचर में जो व्यय करना है वो 7.36, आप इसको लाख करोड़ ही मैं इसका पूरा डेटा आपको बता देती हूँ। 736,437.71 करोड़, इतना करोड़ जो है ये एक्सपेंडिचर पर लगने वाला है, और इतना जो है ये यहाँ पर रेवेन्यू में लगने वाला है। तो ये भी आप कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे। और अभी तक का सबसे बड़ा बजट लेकर आई है यूपी गवर्नमेंट, और जो योगी जी की सरकार है उसके सेकेंड टर्म में थर्ड टाइम पर ये बजट आया गया है। सुरेश खन्ना जी के द्वारा, वित्त मंत्री जो है उनके द्वारा लाया गया है। तो ये सारी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि यूपी के बजट पे बात की गई है। कुछ योजना है जिनको हमको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है, तो वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन बड़ा, अगर मैं बोलूँगी एक बड़ा रूप मैंने आपको बता दिया कि बजट में क्या क्या बताया गया है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ डिटेल में मिल जाएंगी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।